वेलकम टू द हॉस्पिटल ट्रैप। जान बचानी तो आपको समझना पड़ेगा हॉस्पिटल ट्रैप जिस तरह का से चूहे का ये ट्रैप है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस चूहेदानी की तरह हॉस्पिटल ट्रैप में फंस जाए और आपकी जान चली जाए। यहाँ में मुझे सुनने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो जो पॉपुलर जो अंडरस्टैंडिंग है मासेस में उसको बिलीव करते हैं, या पॉपुलर जो ओपिनियंस है उनको बिलीव करते हैं, या भीड़ क्या कर रही है कह रही है क्या कर रही है उस पे जाते हैं। दूसरे तरह के लोग ऐसे भी हैं जो आप में से जो एविडेंस को बिलीव करते हैं कि सबूत क्या कहता है उसको बिलीव करते हैं। अगर तो आप उनमें से हैं जो सबूत क्या कह रहा है उसको बिलीव करते हैं, तो आज का ये हॉस्पिटल ट्रैप वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। तीन तरह से हॉस्पिटल ट्रैप जाल बिछाता है। उनमें से जो पहला तरीका है जाल बिछाने का इस चूहेदानी की तरह, इसे आप बोल सकते हैं द ट्रैप ऑफ द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बहाने आपको ट्रैप कर लेना। जिस तरह से आपको पता है कि चूहेदानी में आप एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा रखते हैं चूहे के लिए, इसलिए नहीं कि वो चूहा अपने भूख मिटा ले, चूहा के खा के चले जाए, इसलिए कि चूहा उस रोटी को खाने के बहाने आएगा और तब वो ट्रैप हो जाएगा, वो आपके कब्जे में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हॉस्पिटल में एक तरह का ट्रैप है डायग्नोस्टिक का जाल, और डायग्नोसिस के बहाने आप गए और हॉस्पिटल के चुंगल में आ गए। ये एग्जैक्टली कैसे होता है, उसके साइंटिफिक एविडेंसेस क्या है, ये आपके लिए समझना जरूरी है अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो समझते हैं एक एक करके। तीन तरह के अलग अलग हॉस्पिटल ट्रैप्स हैं। उनमें से पहला ट्रैप द डायग्नोस्टिक ट्रैप। इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूं। उदाहरण कुछ ऐसा कि मामूली सा कभी आपको बुखार हो जाता है या परसिस्टेंटली बुखार रहता है, कभी बॉडी एक रहता है या फिर कुछ वीकनेस हो जाती है, जाती नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सोचते हैं चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो छोटा मोटा कोई एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक वगैरह देते हैं। याद रखिए एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक जब देते हैं तो उससे टेम्परेरी थोड़ा रिलीफ मिलता है, और उससे साइड इफेक्ट ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वही वाला बीमारी और बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। यानी परसिस्टेंटली वो फीवर जाता ही नहीं, परसिस्टेंटली वो वीकनेस बनी रहती है, वो पेन बनी रहती है। जब आप कुछ दिनों कुछ हफ्तों जूझते रहते हैं, उन दवाइयों को लेते रहते हैं, तो आपकी हालत बद से बदतर हो जाती है। तब आता है मेन डायग्नोस्टिक ट्रैप का पहला फंदा। पहला फंदा ये, डॉक्टर बोलता है कि पता नहीं चल रहा कैसे हो रहा है, ऐसे कीजिए अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। और ब्लड टेस्ट के नाम पे कई सारे टेस्ट, उनमें से इंटरेस्टिंग टेस्ट से आपको रूबरू कराता हूं, वो है CA 125 या CA 19.9 ब्लड टेस्ट। कि चलो ये टेस्ट करा लेते हैं, और ये जब टेस्ट कराएंगे तो ये कैंसर का टेस्ट बोल के कराते हैं। ब्लड टेस्ट है, आपने खून दिया और उसके बाद टेस्ट के खूब सारे रिजल्ट आ गए, उनमें से CA 125 का रिजल्ट भी आया। और ये जो कैंसर का टेस्ट है इसमें एक आर्बिट्रेरी पैमाना बना लिया कि अगर रिजल्ट में आपका जो आंकड़ा है वो 0 से लेकर 35 यूनिट पर मिलीलीटर के बीच में है तो उसको नॉर्मल बोल देंगे। इससे अधिक अगर है तो बोल देंगे कि हमें शंका है कि आपको कैंसर हो चुका है। तो कैंसर वो पहली बार सुनने को तब मिलेगा जब ये CA 125 टेस्ट, जो कि महिलाओं को बोला जाता है, और अगर इसमें आंकड़े ऊपर आते हैं 35 यूनिट पर मिलीलीटर से, तो फिर बोल देंगे आपको ओवरी में कैंसर है, ऐसा हमें लगता है। और ठीक इसी तरह से CA 19.9 टेस्ट में भी अगर आपका नतीजा 35 से ऊपर आता है तो बोल देंगे शायद आपके पैंक्रियाज में कैंसर है, या लंग में कैंसर है, या आपके किडनी में कैंसर है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे। तो अब अगला क्या करना है, आप कैंसर का नाम सुनते ही एकदम से डर जाएंगे, सहम जाएंगे। और अब आप याद रखिए कि जब आप डरते हैं तब आपको लूटना बड़ा आसान होता है। तो अब डॉक्टर बोलेगा अगला स्टेप है बायोप्सी करा लो। लेकिन जो यहाँ पे टेस्ट का नतीजा है वो कितना रिलायबल है, पहले ये आपको समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि CA 125 टेस्ट या CA 19.9 टेस्ट का जो आंकड़ा है वो कैसे निकलता है, क्यों निकलता है। देखिए यहाँ पे इस टेस्ट से ब्लड में एक तरह का एंटीजन की मात्रा को सिर्फ वो फाइंड आउट करती है, लेकिन वो जो एंटीजन है उसकी मात्रा कितनी ज्यादा है कितनी कम है ये डिपेंड करता है बॉडी के बहुत सारे फैक्टर पर। यानी कि अगर एक लेडी है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलरेडी चल रहा है, उस दौरान अगर CA 125 टेस्ट कराएंगे तो आंकड़ा बढ़ जाएगा। दैट डज नॉट मीन कि वो टेम्पोररी कैंसर पेशेंट बन गई। या फिर अगर कोई लेडी है उसके बॉडी में कहीं कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन है, जो कि होता है, जिनको जॉइंट पेन वगैरह होता है, तो भी आंकड़ा बढ़ जाएगा। अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो भी आंकड़ा बढ़ जाएगा। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो भी आंकड़ा बढ़ जाएगा। अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो भी आंकड़ा बढ़ जाएगा। अगर
किसी की बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है, बिल्कुल यंग है, तब भी आंकड़ा किसी का ज्यादा ही निकलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी को अगर कैंसर है, ओवरी कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर है, तो क्या जरूरी है कि उनका CA19 फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर और CA125 फॉर ओवरी कैंसर ये अधिक ही आएगा? ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो रियल कैंसर पेशेंट है, लेकिन उनके ये आंकड़े बिल्कुल नॉर्मल निकलते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं लेकिन ये आंकड़े उनके ज्यादा निकलते हैं। यानी कि ये टेस्ट उतना ही एक्यूरेट है जितना कॉइन टॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास आता है और बोलते हैं कि मैं आप जांच करके बता सकता हूं कि आप कैंसर पेशेंट है या नहीं है, तो अगर हेड आया तो आप कैंसर पेशेंट है और टेल आया तो कैंसर पेशेंट नहीं। तो चांसेस की बात है कि वो जो भी आपने भविष्यवाणी की वो सही निकलेगा या गलत निकलेगा। लेकिन जितनी बार आप टॉस करेंगे आंसर कुछ भी आ सकता है, रैंडम आ सकता है। तो जितना एक्यूरेट या इनएक्यूरेट टॉस कॉइन टॉस है, उतना ही एक्यूरेट या इनएक्यूरेट आप बोल सकते हैं CA125 या CA19.9 टेस्ट है। लेकिन फिर भी आपको फंसाने के लिए ये टेस्ट करा दिया जाता है। जो बातें मैंने टेस्ट के संदर्भ में कही है, इन सारे बातों के एविडेंसेस को जानने के लिए स्क्रीन में दी हुई लिंक www.bishrup.com/cancer में जाके सारे एविडेंसेस चेक कर सकते हैं। सारे एविडेंसेस जब चेक करेंगे तो आप भी ये पाएंगे ये टेस्ट का आपके बॉडी में कैंसर है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने इसका नाम ही CA रख दिया, कैंसर 125 टेस्ट, तो एक आम आदमी उसको देख के डर जाएगा और सोचेगा क्या पता मेरी बॉडी में कैंसर हो ही गया हो। और अब उसकी एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, जो सिर्फ छोटे मोटे बुखार की वजह से, वीकनेस की वजह से, छोटा मोटा पेन की वजह से वो डॉक्टर के पास गया था, लेकिन अब वो कैंसर पेशेंट की तरफ वो कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी वो जो डायग्नोस्टिक ट्रैक में आ चुका है। अब अगला जब बायोप्सी कराएगा तो याद रखिए, बायोप्सी से कैंसर का पता नहीं चलता है, बायोप्सी से कैंसर बन जाता है। आई रिपीट, बायोप्सी कॉजेज कैंसर। जितनी बार बायोप्सी करेंगे उतनी बार कैंसर होने की संभावना बन जाएगी। बायोप्सी कॉजेज कैंसर। तो डॉक्टर जब बोलेगा बायोप्सी के रिजल्ट में कैंसर आया है, ये कोई जरूरी नहीं कि वो रिजल्ट रिलायबल हो, नंबर 1, और दूसरा ये भी हो सकता है कि बायोप्सी की वजह से वो कैंसर बन गया हो जो अदरवाइज कैंसर नहीं था। जो बात मैंने बताई इसके एविडेंसेस के लिए भी bishrup.com/cancer में जाएंगे तो सारे एविडेंस दिख जाएंगे। उन एविडेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। अब जब बायोप्सी में कैंसर आ ही गया है तो अगला स्टेप, जैसा आपको पता है यूनिवर्सली डॉक्टर बोलेगा तो कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, रेडिएशन करना पड़ेगा, मान भी जाएंगे क्योंकि अब आप पूरी तरह से डर चुके हैं, पूरी तरह से हॉस्पिटल के ट्रैप में आ चुके हैं। तो अब आधी जान तो कैंसर के नाम पे ही आपकी जा चुकी है, तो अब आप कीमोथेरेपी की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कॉजेज कैंसर। कीमोथेरेपी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक सूडो ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी से ना तो कैंसर ठीक होता है, ना कंट्रोल होता है, ना प्रिवेंट होता है, ना कोई फायदा होता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को नुकसान ही होता है। फिर ये सारे एविडेंस के लिए मैं रेफर करूंगा आपको कि आप जाइए bishrup.com/cancer में जाके एविडेंसेस सारे चेक कर लीजिए, कुछ समझ आ जाएगी बात। अब क्या होगा कि आपने, जैसे कि अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि कीमोथेरेपी से पहले पेशेंट की हालत लगभग सही होती है, लेकिन जब वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन कराता है उसके बाद वो रियल ट्रू पेशेंट बन जाता है, वो बिल्कुल कमजोर बन जाता है, उसके बॉडी में कई सारे सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। अब जब कीमोथेरेपी करा लिया तो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड कैंसर बॉडी में डेवलप हो गया, और उसके बाद वो जो ओरिजिनल उसकी प्रॉब्लम थी, फीवर, वीकनेस, पेन, वो और कई ज्यादा बढ़ गया, जो कि नॉर्मली होता है। अब क्या होगा, वो फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा मुझे शक हो रहा है कैंसर वापस ना आ गया, ऐसा करो दोबारा से टेस्ट करा लो। अब दोबारा से वही वाला टेस्ट का साइकिल शुरू हो जाएगा, CA125, CA19.9। एक बात याद रखिए, कीमोथेरेपी से CA125 और CA19 के टेस्ट के आंकड़े बढ़ जाते हैं, रेडिएशन से भी ये बढ़ जाते हैं। तो अब वो बढ़ा हुआ नंबर दिखा के डॉक्टर आपको बोलेगा कि अब तो बायोप्सी दोबारा करनी पड़ेगी, दोबारा से वही चालू हो जाएगा। तो इस ट्रैप से तब तक आप छूट नहीं सकते जब तक कि आपकी जान या माल या दोनों खत्म ना हो जाए। तो ये तो डायग्नोस्टिक ट्रैप है। इस तरह के 30 और अलग अलग बीमारियों के नाम पे ट्रैप हैं। वो 30 के 30 कौन कौन से ट्रैप हैं, उनके एविडेंसेस अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के 30 पैतरे। मैंने 30 नवंबर 2024 को राजीव दीक्षित जयंती के दिन 30 पैक्स का प्लेइंग कार्ड रिलीज किया था। वो भी इसीलिए रिलीज किया था ताकि आप हॉस्पिटल के 3 में से पहला ट्रैप, डायग्नोस्टिक ट्रैप को पहचाने और इस ट्रैप के इस जाल में ना फंसे। तो खैर,
ये तो हो गया एक तरह का ट्रैप जो अक्सर हॉस्पिटल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आता है दूसरे तरह का ट्रैप। दूसरे तरह का ट्रैप जहां पे लोग पहले से ही भयभीत हालत में पहुंचते हैं और उस ट्रैप में फंसते हैं, एंड दैट इज इमरजेंसी ट्रैप। कि कोई इमरजेंसी हो गई, मान लो हार्ट अटैक हो गया, तो जो पॉपुलर बिलीफ है, पॉपुलर जो मास ओपिनियन है कि फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। तो अब हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं या आप चूहे की ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप ही डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि ज्यादा लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोग क्या बिलीव करते हैं, ज्यादा लोगों का क्या ओपिनियन है, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है। यहां हम बात कर रहे हैं सबूत क्या कहता है। अक्सर यही होता है कि जब किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं तो पहला रिएक्शन सभी का होता है कि फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। तो फटाफट हॉस्पिटल जाने से क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है, साइंटिफिक एविडेंस को एक बार देखने की जरूरत है। साइंटिफिक एविडेंस को समझाने के लिए मैं आपको दो कैरेक्टर से मिलाता हूं। अब आप देख रहे हैं ये दो कैरेक्टर, जाने पहचाने कैरेक्टर, दीवार के दीवार ब्लॉकबस्टर मूवी के कैरेक्टर विजय रवि। दो भाई है और एक अमीर स्मगलर है और एक गरीब पुलिस इंस्पेक्टर है। अब इमेजिन कीजिए, एक सिनेरियो लेते हैं कि दोनों को एक ही टाइम पे हार्ट अटैक आ जाता है। दोनों को हार्ट अटैक आ गया। ये अमीर है तो इसके पास बड़ी 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 गाड़ियां हैं और ये गरीब है तो इसके पास साइकिल है या फिर ठेला है। तो अब जाहिर सी बात है, अमीर है तो ये जल्दी इसको हॉस्पिटल ले गया, ले गए लोग, क्योंकि आफ्टर ऑल हार्ट अटैक हुआ तो फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। और ये गरीब है तो रिक्शे में धीरे 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 ये भी हॉस्पिटल पहुंच गए। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से किसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होंगे, एक जल्दी पहुंच गया हॉस्पिटल और एक को पहुंचने में टाइम लगा। तो अगर पॉपुलर ओपिनियन की बात करें तो कोई भी बोलेगा एकदम से कि भाई जो जल्दी पहुंच गया उसके जिंदा रहने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। लेकिन ये तो पॉपुलर ओपिनियन है, ये ओपिनियन का कोई बेसिस नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है? क्या साइंटिफिक एविडेंस कहता है कि जो लोग जल्दी पहुंच गए उनको ज्यादा अच्छी तरह बचा लिए गए इन कंपैरिजन टू जिनको पहुंचने में देरी हुई। इस तरह इस टॉपिक पे रिसर्च हुआ और रिसर्च का नतीजा आपके सामने है। और नतीजा ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये 2008 का रिसर्च पेपर है हार्ट जर्नल का। 16% डेथ इन द हॉस्पिटल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द हॉस्पिटल। तो ये देखा गया है कि डेथ रेट सेम ही रहती है, हॉस्पिटल से किसी का घर बहुत दूर हो बहुत पास हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बड़ा क्लियर है कि हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाने से कोई एडवांटेज मिल गया इन कंपैरिजन टू देर से पहुंचाने से ऐसा कुछ दिखाई नहीं। तो खैर एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि दोनों के दोनों पहुंच गए और जिंदा भी रहते हैं, और अब डॉक्टर क्या करता है कि उन दोनों को एंजियोप्लास्टी कर देता है। आपने ये तो कॉमनली देखा भी होगा, अपने घर में भी देखा होगा या आसपास देखा होगा कि जैसे किसी को हार्ट अटैक के नाम पे हॉस्पिटल गया, जब वो आया वापस तो स्टंट डलवा के एंजियोप्लास्टी करा के आया। और ऐसा एक परसेप्शन है कि भाई एंजियोप्लास्टी कराने की वजह से उसकी वो जिंदा आ पाया, या अब वो जिंदा है तो एंजियोप्लास्टी की वजह से। ये पॉपुलर ओपिनियन जरूर हो सकती है, लेकिन क्या एविडेंस यही कहते हैं? इसको जानने के लिए आप मेरी किताब है, किताब का नाम है द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, उसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि एंजियोप्लास्टी का उस इंसान को बचाने के लिए या उसको बचाए रखने के लिए उसमें कोई रोल नहीं है। अगर एक पेशेंट के ऊपर एंजियोप्लास्टी होता है उससे सिर्फ उस डॉक्टर को फायदा होता है, उसी के लिए बेनिफिशियल होता है वो। लेकिन अब इसका एक और सिनेरियो है कि एंजियोप्लास्टी के बाद हॉस्पिटल के रेगुलर चक्कर शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर ये बोल के चलता है कि हर 6 महीने में आके आपको अपनी पूरी बॉडी चेकअप करानी है, आफ्टर ऑल आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो अब इन दोनों को एंजियोप्लास्टी करा के इनके घर में भेज दिया। और अब ये जो विजय जो कि बहुत अमीर है, इसका घर हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक शहर के अंदर है ये, और रवि जो गरीब है ये गांव में कहीं दूर रहता है। बेचारा एंजियोप्लास्टी करके दूर चला गया। अब इनको हर 6 महीने में या 3 महीने में जो डॉक्टर ने जैसे अपॉइंटमेंट दिया दोनों को आना है। ये विजय जो है क्योंकि हॉस्पिटल के पास रहता है, ऊपर से गाड़ी है इसके पास, ये तो टाइम टू टाइम आता है और ये बहुत ही दूर रहता है। तो कभी आ पाता है हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए एंजियोप्लास्टी के बाद, कभी नहीं आ पाता है। तो इस परिस्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं किसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होंगे, एक वो जो टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में आता है एंजियोप्लास्टी के बाद बार बार अपनी एनुअल चेकअप, अपना मंथली चेकअप, बाई मंथली चेकअप के लिए, और दूसरा वो जो ठीक से आ नहीं पाता, दवाइयां भी ठीक से नहीं ले पाता। तो एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस क्या कहता है देखिए अगले स्लाइड में। एविडेंस ये रहा आपके सामने, ये यूरोपियन हार्ट जर्नल का
रिसर्च है, 2021 का रिसर्च है, और ये कहता है जितनी लॉन्गर द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड द हॉस्पिटल लेसर द डेथ। एंजियोप्लास्टी के बाद ये देखा कि जो लोग हॉस्पिटल से ज्यादा दूर रहते हैं उनमें जिंदा रहने की चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आप समझ रहे हैं ये बात कि पॉपुलर बिलीफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबूत क्या है? सबूत तो ये आपके सामने है। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो अमीर है विजय स्मगलर, ये सोचता है कि पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाए, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास पैसे बहुत है, मैं हॉस्पिटल के अंदर ही एक अपना घर बना लेता हूँ, एक हॉस्पिटल कमरा वहीं रह लेता हूँ, ताकि अगर कभी हार्ट अटैक आ गया तो इमीडिएटली डॉक्टर्स वहीं पे अवेलेबल हैं और मेरे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब इन कंपैरिजन टू गरीब रवि जो कि बहुत दूर रहता है, अब हॉस्पिटल के अंदर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा कि वो अपना घर बना पाए। तो ऐसे केसेस में दोनों को फिर एक साथ हार्ट अटैक आ गया, एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और एक हॉस्पिटल कहीं बाहर मौजूद है, तो अब किसके जान बचने के चांस ज्यादा होंगे, इस पे भी रिसर्च हुआ। और रिसर्च का जो कंक्लूजन है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया फरवरी 2015 का, कि ये देखा गया है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक आता है तो उसके मरने के चांसेस 40% होते हैं, और हॉस्पिटल के बाहर अगर हार्ट अटैक आता है तो उसमें मरने के चांसेस 4% होते हैं। तो ये सारे चीजें क्या दर्शाती? क्या ये दर्शाती कि भाई अगर हार्ट अटैक आ जाए तो हॉस्पिटल में जाओ, या ये दर्शाती कि हॉस्पिटल में अगर हार्ट अटैक आ जाए तो चुपचाप बैठ जाओ और किस्मत पे थोड़ा विश्वास रखो? इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और आंकड़े हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखा गया है कि पूरे दुनिया में जब भी कभी नेशनल कार्डियोलॉजी मीटिंग होती है जिसमें कि देश दुनिया के सारे हार्ट के डॉक्टर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, अक्सर कैलिफोर्निया में या न्यूयॉर्क में, और अपने अपने हॉस्पिटल छोड़ के 25-30 हार्ट के डॉक्टर एक जगह आ जाते हैं, और वो 3 दिन का मीटिंग होता है, हर साल होता है। यानी कि 3 दिन तक हार्ट के डॉक्टर हजारों हॉस्पिटल्स में से गायब हैं। तो ये देखा गया कि जिन दिनों वो हार्ट के डॉक्टर गायब थे उन दिनों हार्ट के पेशेंट्स को देखने वाला कोई नहीं था। तो जाहिर सी बात है, पॉपुलर ओपिनियन ये कहेगा कि उन लोगों के मृत्यु दर बढ़ गए होंगे, क्योंकि किसी को हार्ट अटैक आया होगा, वो हॉस्पिटल पहुंचा होगा, वो कार्डियोलॉजिस्ट होगा नहीं वहां पे, उसको एंजियोप्लास्टी करने के लिए, तो जाहिर है इन दिनों जो मृत्यु दर वो ज्यादा रही होगी। लेकिन जब रिसर्च किया गया तो पाया गया, रिजल्ट आपके सामने है, 2015 का रिसर्च, 15% लेसर डेथ ड्यूरिंग द नेशनल कार्डियोलॉजी मीटिंग डेट्स, कि हर साल ये देखा गया है जिन दिनों कार्डियोलॉजिस्ट अपने अपने हॉस्पिटल से गायब रहते हैं उन दिनों जो मृत्यु दर ऑन एवरेज 15% घट जाती है। यानी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर का नाम मिलना कारण है लोगों की जान की बचने का। सबूत आपके ये रहा। इसी तरह से अगर हम देखें, यहाँ पे एक और ये रिसर्च रिपीट किया गया 2018 में, कि देखें 2018 में अब क्या हुआ। तब दोबारा देखा गया लेसर डेथ ड्यूरिंग द नेशनल इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी मीटिंग। सो चाहे 2015 का रिपोर्ट हो चाहे 2018 का रिपोर्ट, इट इज कंसिस्टेंट। या फिर कीनिया का ये रिसर्च पेपर देखिए, 19% रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द 100 डेज डॉक्टर स्ट्राइक इन कीनिया। ये 2020 का ये रिसर्च पेपर है कि जब भी डॉक्टर्स के स्ट्राइक होते हैं, एक पॉपुलर परसेप्शन ये होगा कि इस दौरान लोगों को इलाज नहीं मिलता होगा तो मृत्यु दर बढ़ जाती होगी, जबकि जो एविडेंस है वो ठीक इसका विपरीत ही बोलता है, और एविडेंस आपके आंखों के सामने है। और इस तरह के ढेरों एविडेंस है। इन एविडेंसेस पे 2015 में मैंने एक किताब भी लिखी थी, व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक। ये किताब हार्वर्ड के पढ़े हुए मेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर लियोनार्ड होरोविट्स के साथ मिलकर लिखी थी। ये किताब आप मेरे वेबसाइट में bishop.com/ebook में जाके आप पढ़ सकते हैं। और कंक्लूसिवली अगर इसको कंक्लूड करें तो मेटा एनालिसिस मतलब जितने सारे इस तरह की स्टडीज होते हैं उन सारे स्टडी को कलेक्ट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट निकाला जाता है, और वो रिजल्ट 2022 का रिसर्च पेपर में निकाला गया। और इस रिजल्ट के अनुसार कि जब भी डॉक्टर स्ट्राइक में जाते हैं देश विदेश में, उस दौरान या तो मोर्टेलिटी रेट सेम रहती है या और कम हो जाती है, यानी कि मृत्यु दर कम हो जाती है, लोग कम मरने लगते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो आपका ये है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हॉस्पिटल चले जाओ तो जान बचाना आसान हो जाता है। ये पॉपुलर बिलीफ जरूर है, लेकिन इस बिलीफ को एविडेंस सपोर्ट नहीं करती है। अब एक तीसरे तरह के हॉस्पिटल ट्रैप की बात कर लेते हैं। जब आप बीमार भी नहीं है लेकिन डर
की वजह से या डर दिखा के आपको बीमार करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहां बात कर रहा हूं वैक्सीन की। याद कीजिए आज से 3-4 साल पहले 2021, जब आपके दिमाग में पहले तो कोविड का भय डाल दिया और फिर ये डाल दिया कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो कोविड के 2 वैक्सीन आपको लगाने पड़ेंगे, और डर के मारे अपने दोनों वैक्सीन लगाए। याद कीजिए, जो लोग मुझे फॉलो करते थे उस वक्त, 2020 से वैक्सीन आने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि कोविड का जो वैक्सीन आएगा वो आपको बचाने के लिए नहीं है, वो आपको बेमौत मारने के लिए है। दैट इज अ स्लो पॉइजन। उसको लेने के बाद आप देखेंगे लोग खड़े खड़े मरेंगे, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सारे कई गुना बढ़ जाएंगे। आप ये भी देखेंगे कैंसर की रफ्तार डबल हो जाएगी, क्रॉनिक किडनी डिजीज बढ़ जाएगा, पैरालिसिस बढ़ जाएगा, इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगा। ये सारी बातें मैंने तब बताई थी। ना केवल मैंने बताई थी, मैंने एक किताब भी लिखी थी, COVID-19-81 वायरस एंड द वैक्सीन। ये किताब भी आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो तब मैंने वार्निंग दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने वैक्सीन लगाया और लगाने के बाद आज अगर आप जिंदा हैं तो आप नतीजा भुगत रहे हैं। और इसके सबूत अगर आपको चाहिए, सबूत आप खुद ही हैं, अपने आप से पूछिए वैक्सीन लगाने से पहले आपकी हेल्थ कैसी थी और वैक्सीन लगाने की इमीडिएट बाद क्या आपने कुछ नए बदलाव देखे या नहीं देखे। आप मानेंगे कि आपने देखा इम्पोर्टेंसी या इनफर्टिलिटी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर बॉडी में पेन रहना या ब्रेथलेसनेस रहना, वीकनेस रहना या पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, हैवी ब्लीडिंग होना, ये सारी बातें बहुत आम हो गई हैं। लेकिन अगर आप मेरी बातों में विश्वास नहीं करते तो एविडेंस तो मानेंगे। दुनिया भर के सारे एविडेंस मैंने इकट्ठे किए और इकट्ठे करके इसी महीने 5 अप्रैल को एक किताब मैंने लॉन्च किया। किताब का नाम है वैक्सीनेटेड टू डेथ। पूरे दुनिया के 3500 कोविड वैक्सीन पे जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं उसको मैंने कलेक्ट करके इस किताब में डाल दिया है। और इस किताब को पढ़ेंगे तो जो आप वैक्सीन लगाने के बाद फील कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सत्य है। एंड उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन ही है। तो यहां मैं ये बोलना चाह रहा हूं, पहले तो आपको डरा के वैक्सीन लगा दिया, लगा के आपको बीमार कर दिया, अब आपको मजबूर कर दिया कि आप हॉस्पिटल जाएं, और एक बार हॉस्पिटल ट्रैप में आएंगे तो बीमार होने के बाद और बीमार होते चले जाएं, यानी कि जान और माल दोनों ही आपके गए। तो ये सिर्फ बात कोविड वैक्सीन तक ही लिमिटेड नहीं है, दुनिया की हर वैक्सीन इसमें शामिल है। बचपन में बच्चों को जो वैक्सीन लगाए जाते हैं, चाहे वो BCG का वैक्सीन है, चाहे वो पोलियो का वैक्सीन है, मैं बहुत पहले से सालों साल से मैं बोलता आ रहा हूं कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी वैक्सीन किसी भी कारण से कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि पोलियो वैक्सीन से पोलियो ठीक हो गया या फिर बाकी और सारे वैक्सीन किसी ना किसी रूप में बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि असलियत ये कि ये वैक्सीन से बच्चों में ऑटो इम्यून रिएक्शन आता है और अक्सर बच्चों को कई सारी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2020 में ही मैंने आपको एक किताब के माध्यम से बता दिया था, कोविड-19 वैक्सीन एंड द वायरस, न केवल कोविड वैक्सीन के बारे में बल्कि बच्चों पर लगाए जाने वाले हर टीका के बारे में, कि ये टीका लगाएंगे तो बच्चों की हेल्थ बद से बदतर होती रहेगी। और तब भी मैंने आपको उस किताब के माध्यम से बताया था कि इन वैक्सीन की वजह से ही ऑटिज्म का रेट इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया याद कीजिए, जो लोग मेरी उम्र के हैं 50 से ऊपर, कि जब हम स्कूल जाते थे तो उस वक्त डायबिटीज टाइप 1, ऑटिज्म, ऑटोइम्यून डिजीज, ये सारे चीज या फिर ADHD, ये सारे बीमारियों के नाम और निशान बहुत थोड़े थे। उस वक्त जो वैक्सीन लगाए जाते थे वो भी थोड़े से थे। लेकिन अब वैक्सीन इतने ज्यादा लगने लगे हैं, नंबर ऑफ वैक्सीन इतने ज्यादा बच्चों को लगने लगे हैं। आज का जो आंकड़ा है, हर 31 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। और अब 7 अप्रैल के रिसर्च पेपर के बाद, स्क्रीन पे दिए लिंक में जाकर आप रिसर्च पेपर देख सकते हैं, ये सिद्ध हो गया बियॉन्ड डाउट कि बच्चों में ऑटिज्म या मंदबुद्धि या ADHD के जो सिंड्रोम दिखाई पड़ रहे हैं, उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण है उन पर लगाए हुए बचपन में वैक्सीन। तो खैर ये है एक तरह का ट्रैप कि वैक्सीन से ऑटोइम्यून डिजीज बच्चों में क्रिएट हो गया, डायबिटीज टाइप 1 हो गया, ऑटिज्म हो गया। अब वो बच्चे हॉस्पिटल के ट्रैप में हमेशा रहेंगे, उनकी दवाई चलेगी, इंसुलिन चलेगी और जिंदगी उनका एक तरह से अपाहिज सा ही बना रहेगा। तो ये अब सवाल आपके दिमाग में आएगा, तो ऐसे में हम क्या करें? पहली बात तो ये है कि जितने वैक्सीन लगा लिए या बच्चे को लगा दिए वो लगा दिए। अब जीवन में किसी भी परिस्थिति में दोबारा कभी कोई वैक्सीन मत लगाइए।
अब आता है कि अगर हम बीमार पड़ जाए तो क्या करें, अगर कोई ना कोई इमरजेंसी है तो क्या करें। तो उसके लिए अपना डॉक्टर खुद बनने की कोशिश कीजिए। मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं www.coronakaal.tv, मेरे हजारों वीडियोस हैं, देखिए। और उनमें क्या करें क्या ना करें उनकी साइंटिफिक एविडेंस के साथ, इसी वीडियो की तरह साइंटिफिक एविडेंस के साथ बहुत अच्छी ट्रेनिंग वीडियोस है, उसे देखें। अगर देखने में आपकी रुचि नहीं है तो मेरी किताबें हैं, 36 बुक्स मैंने लिखी है इन्हीं टॉपिक्स पे। तो bishrup.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड करके अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपना डॉक्टर कैसे बने ये समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग, CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। इसमें हर संडे को 2 घंटे की क्लास होती है। इसमें बुक्स आपको दी जाती हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको श्रीधर यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है, और ये लेके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ना केवल अपने लिए बल्कि अपनों के लिए। अभी देश दुनिया में हमारे CIM सर्टिफाइड ट्रेन्ड स्टूडेंट्स हैं हजारों की तादाद में। उनमें से 500 के लगभग स्टूडेंट्स ने करीब 12 देशों में, अधिकतर भारत में अपने अपने क्लिनिक भी चला रहे हैं, @Dr. BRC क्लिनिक @home। और ना केवल CIM कोर्स करने के बाद अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, बल्कि बड़े से बड़े बीमारियों को बड़े आसान तरीके से CIM में जो टेक्निक्स है, चाहे वो DIP डाइट है, चाहे वो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, चाहे वो ग्रैड सिस्टम फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या वीडियो स्टिमुलेशन थेरेपी है, 0 वोल्ट मेडिसिन है, सर्केडियन रिदम है, इन सारे सिंपल तरीकों से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान इलाज कर रहे हैं सक्सेसफुली। पूरे दुनिया में लगभग 500 ऐसे क्लिनिक हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है, इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home, उनको भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ। और उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो कि आपने जो CIM करके पेशेंट्स को ठीक किया, उन पेशेंट्स के वीडियोस बना के उनके सारे एविडेंस लेके मुझ तक पहुंचाइए, क्योंकि उन सबको मैं अभी इकट्ठा कर रहा हूँ। इकट्ठा करके मेरी अगली किताब आने वाली है द हॉस्पिटल ट्रैप के नाम से, और उस किताब में आपके सक्सेस स्टोरीज, आपके पेशेंट्स की कहानियां डलेंगी, ताकि जो बाकी ऑडियंस जो सुन रही है उनको ये भरोसा हो जाए, कि विश्वास हो जाए कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ के आसानी से हो सकता है, और हम हॉस्पिटल के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज, या सर्केडियन चार्ट, या 0 वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन, या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।